हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि आनुवंशिकता क्या होती है, किस तरह से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इसी के साथ साथ हमने जैव विकास और जाति के उद्भव को भी अच्छे से समझ लिया था। अब इस भाग में हम चर्चा करेंगे विकास एवं वर्गीकरण के बारे में कि जैसे जैसे जीवों का विकास होता जा रहा है, किस तरह से हम उन्हें अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी जीव को या किसी भी वस्तु को वर्गीकृत करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी बाह्य आकृति या उनके लक्षणों पर विचार करते हैं। तो ये जो बाह्य आकृति अथवा किसी जीव के व्यवहार का विवरण है, ये इसके अभिलक्षण कहलाते हैं, यानी कि इसके गुण कहलाते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाता है। कोई भी जीव हमें किस तरह का बाहर से दिखाई दे रहा है, उसकी बाह्य आकृति कैसी है, या फिर हम बात करें उसकी कोशिकाओं की, उसके अंगों की, उसके तंत्रों का विशेष कार्य किस प्रकार का है, ये क्या कहलाते हैं, इसके अभिलक्षण कहलाते हैं। तो इन्हीं अभिलक्षणों के आधार पर हम अलग अलग स्पीशीज को अंतर कर सकते हैं, अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बात करें कि हमारे 4 पाद होते हैं, तो ये मनुष्य का एक अभिलक्षण है। हमारे 2 अग्रपाद होते हैं और 2 पश्चपाद होते हैं। इसके अलावा पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, पौधों का एक अभिलक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। हम देखें कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि के अंदर कुछ आधारभूत अभिलक्षण समान हैं, जैसे कि इन सभी जीवों में क्या है, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं। तो ऐसे जो सामान्य लक्षण हैं ये जीवों में लगभग समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई होती है। हम पढ़ चुके हैं कि शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण क्या हो सकता है, कोशिका में केंद्रक का होना या न होना। तो इसके आधार पर हम कोशिका में विभेदन कर सकते हैं कि किस कोशिका में केंद्रक उपस्थित है और किस कोशिका में अनुपस्थित है। तो जो जीवाणु कोशिका है इसमें केंद्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। जीवाणु कोशिकाओं के अंदर केंद्रक अनुपस्थित है, जबकि जो दूसरे एक कोशिक या बहुकोशिक जीव हैं उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब आगे हम विभेदन का आधार क्या बना सकते हैं कि जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है वे एक कोशिक भी हो सकते हैं या बहुकोशिक भी हो सकते हैं। तो ये शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है। अभी हमने बात की कोशिका के आधारभूत अभिकल्प में, तो वहां पर हमने अंतर किया कि कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित है या अनुपस्थित है। यदि हम शारीरिक अभिकल्प की बात करें तो कोशिका जो जीव है वो एक कोशिक है या बहुकोशिक है, इस आधार पर हम उसमें अंतर कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये आधारभूत जो लक्षण है, यानी कि कोशिका एक कोशिक है या बहुकोशिक है, ये कोशिकाओं और ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण होता है। जो बहुकोशिक जीव हैं उनके अंदर कोशिकाएं और ऊतक विशिष्टीकृत हो जाते हैं, जो विशेष कार्य को संपादित करते हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि बहुकोशिक जीवों में भी यदि हमें अंतर करना हो तो वहां पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना, ये वर्गीकरण का अगला स्तर माना जा सकता है। तो हम यहाँ पर बहुकोशिक जीवों में अंतर कर सकते हैं कि जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है उनको हमने पादपों में वर्गीकृत किया है, और जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है उन्हें हमने जंतुओं में वर्गीकृत किया है। तो देखिए, उन बहुकोशिक जीवों में जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इनमें कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतः कंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य कंकाल होता है। तो वे बहुकोशिक जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, अब आगे उनमें हम वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, तो किस आधार पर कर सकते हैं हम कि कुछ के अंदर अंतः कंकाल होता है और कुछ में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो इस तरह से हम इनके अलग अलग अभिलक्षणों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। तो अभिलक्षणों के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकरण के लिए हम अलग अलग समूह बना सकते हैं और ये निश्चित कर सकते हैं कि कौन से जीव को किस समूह में रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 2 स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। अभिलक्षण जितने अधिक समान होंगे तो हम क्या कहेंगे कि इनका संबंध भी निकट का है।
तो जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वज से हुआ होगा। हम कहेंगे कि इनके अंदर क्योंकि समानताएं अधिक है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि इनका जो उद्भव है वो समान पूर्वज से हुआ होगा किसी निकट अतीत में। तो देखिए, उदाहरण के लिए हम माने कि एक भाई बहन अति निकट संबंधी हैं। क्यों है? क्योंकि पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात एक ही माता पिता की संतान है। जो दो सगे भाई बहन हैं वो एक ही माता पिता की संतान है, तो उनके अभिलक्षणों में समानता दिखाई देती है। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन यानी कि जो फर्स्ट कजिन है, ये भी उससे संबंधित है परंतु अपने भाई से कम है। यदि हम अभिलक्षणों की बात करेंगे तो लड़की के अभिलक्षण अपने भाई के साथ में ज़्यादा मैच करेंगे बजाय कि उसके चचेरे या ममेरे भाई बहन के। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये है कि उनके पूर्वज समान हैं, अर्थात दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं वो तो समान हैं, लेकिन 1 पीढ़ी पहले के जो उनके जनक हैं वो समान नहीं हैं। तो इसीलिए जो लड़की है वो अपने भाई के साथ में अधिक जो अभिलक्षण है वो समान दर्शाती है, न कि उसके चचेरे और ममेरे भाई बहन के साथ में। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पीशीज या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। तो जब हम जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम उनके विकासीय संबंधों को भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि यदि इनके अभिलक्षण अधिक समान हैं तो कहीं ना कहीं इनके पूर्वज भी समान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं विकासीय संबंधों को खोजना, कि किस तरह से हम जीवों के अंदर विकासीय संबंधों का पता लगा सकते हैं कि इनके पूर्वज समान थे या असमान थे। तो देखिए, यहाँ पर विभिन्न जीवों में अनेक अभिलक्षण समान होते हैं क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। अभिलक्षण समान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि समान जनक से वंशानुगत हुए हैं, इनके जो पूर्वज थे वो समान रहे होंगे। देखिए, पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर यानी कि जो एम्फीबियंस हैं, इनकी भांति स्तनधारियों के 4 पैर होते हैं। सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। आधारभूत संरचना तो इनकी समान है, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर पाद की आधारभूत संरचना एक समान है, तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। चित्र में देखिए, मेंढक, छिपकली, पक्षी या मानव, इनके जो पैर की संरचना है वो आधारभूत संरचना इनकी समान है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हो गए हैं। जंतु जिस कार्य के लिए इनका उपयोग करता है ये उसी में रूपांतरित हो गए हैं, लेकिन इनकी आधारभूत संरचना, उत्पत्ति इनकी समान है। तो हम क्या कहेंगे इन्हें कि ये कैसे अंग है? समजात अंग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो समजात अभिलक्षण है, इसके द्वारा हम भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच में भी विकासीय संबंधों की पहचान कर सकते हैं। इसमें भी इससे सहायता मिलती है। कैसे मिलती है? कि जब हम बात कर रहे हैं मेंढक के या मनुष्य के चमगादड़ के पाद की, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि इनकी उत्पत्ति समान है, इनकी आधारभूत संरचना समान है, लेकिन ये कार्य के लिए अलग अलग रूपांतरित हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इनके बीच में भी कुछ ना कुछ विकासीय संबंध यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि उत्पत्ति कैसी है? समान है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान पूर्वज परंपरा नहीं है। हम हमेशा ऐसा भी नहीं मान सकते हैं कि यदि 2 अंग हमें समान दिखाई दे रहे हैं, उनके अभिलक्षण समान हैं, तो उनके पूर्वज भी समान ही होंगे। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं परंतु गिलहरी एवं छिपकली के नहीं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि पक्षी और चमगादड़ निकट संबंधी है, इनके पूर्वज समान है, ऐसा भी हम हमेशा नहीं कह सकते हैं। देखिए, पक्षी और चमगादड़ों के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ नहीं होते हैं, क्योंकि पक्षियों को हमने एवीज वर्ग में रखा है और चमगादड़ को मैमल वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर ये बात हमेशा ही सही साबित नहीं होती है कि यदि हमें अंग समान दिखाई दे रहे हैं तो उनकी उत्पत्ति भी समान हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो चमगादड़ के पंख हैं ये मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बनता है। जो दीर्घित अंगुली के बीच में जो त्वचा है उसके फैलने से ये बनता है। जबकि यदि हम बात करें पक्षी के पंख की, तो ये उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनता है, जो परों से ढकी रहती है। पूरी अग्रबाहु की जो त्वचा है उसके फैलाव से पंख का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि इनकी उत्पत्ति और आधारभूत संरचना में अंतर है, ये समान नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कार्य तो एक जैसा कर रहे हैं, हमें दिखाई तो एक जैसे दे रहे हैं, लेकिन इनकी आधारभूत संरचना और उत्पत्ति समान
नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि दोनों के पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना और संगठकों में बहुत अंतर है। ये एक जैसे दिखाई तो देते हैं क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु इनकी उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। तो इस कारण ये क्या बनाता है, इसे समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समजात अभिलक्षण। अभी जब हमने समजात अभिलक्षण के बारे में समझा था तो हमने कहा था कि इनकी उत्पत्ति आधारभूत संरचना समान होती है, लेकिन जो समरूप अभिलक्षण है इनमें क्या होगा, केवल कार्य में समानता दिखाई देगी, इनकी उत्पत्ति जो होती है वो अलग अलग तरीके से हुई होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण के लिए करते हैं। तो इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जब हमें अभिलक्षण जो है वो समान दिखाई देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इनकी उत्पत्ति भी समान जनक से हुई है। तो क्या लिखेंगे हम कि विभिन्न जीवों में अनेक अभिलक्षण समान होते हैं यदि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होता है, और हम यहाँ पर कहेंगे कि उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वज से ही हुआ होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि दो सगे भाई बहन हैं तो ये क्या है, अति निकट संबंधी है, क्योंकि पहली पीढ़ी में इनके पूर्वज समान थे, इनके जो माता पिता थे वो समान थे। लेकिन लड़की के जो चचेरे भाई बहन हैं ये भी उससे संबंधित हैं, परंतु उसके अपने भाई से कम होते हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं वो पहली पीढ़ी में समान नहीं थे, दूसरी पीढ़ी में वो समान थे। तो इसका कारण ये है कि उनके समान पूर्वज कई पीढ़ी के हैं, न कि एक पीढ़ी पहले के। तो इस प्रकार स्पीशीज या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब होता है। जितने अभिलक्षण समान होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये निकट संबंधी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इस चीज़ को भी हम पढ़ चुके हैं कि तितली के पंख और चमगादड़ के पंख की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई है, इसीलिए हम इन्हें समजात अंग नहीं कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम कि नहीं, तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य भाग की त्वचा के फैलने से बने हैं, जिनमें हड्डियों का कंकाल पाया जाता है, लेकिन तितली के पंख काइटिन की झिल्ली से बनते हैं। तो इस प्रकार दोनों के पंखों की संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देखिए कि ये एक जैसे दिखाई तो देते हैं क्योंकि वे एक ही जैसे कार्य को करने हेतु प्रयोग होते हैं, परंतु इनकी उत्पत्ति पूरी तरह से समान नहीं है, इसलिए इन्हें समजात अंग नहीं कहा जा सकता। तो हम क्या कह सकते हैं, इन्हें समरूप अंग कह सकते हैं, लेकिन समजात अंग नहीं कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पार्ट के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।